हम पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने वाले थे। हमारी जीप कुछ देर जीटी रोड पर दौड़ती रही, फिर बाएं जानिब खेतों के दरमियान कच्ची सड़क पर मुड़ गई और फिर एक जगह रुक गई। बाहर कोई फौजी बात कर रहा था। जीप वाले इंडियन जासूस ने कोई खुफिया कोड लफ्ज बोला। सैल्यूट की आवाज आई और जीप आगे रवाना हो गई। ये कोई फौजी चेक पोस्ट थी। इसका मतलब था कि बॉर्डर का एरिया शुरू हो गया था। मैंने कुलसूम के कांधे को जरा सा दबाया और सरगोशी की। जीप के रुकते ही उतरकर अंधेरे में छुप जाना। उसने आहिस्ता से असबात में सर हिला दिया। जीप हल्के हल्के झटके खाती आगे बढ़ रही थी। मालूम हो रहा था कि जीप कच्चे रास्ते के बजाय किसी हल चलाए हुए खेत में से गुजर रही है। फिर एक जगह रुक गई। मैंने जीप के रुकने से पहले ही पिछली तरफ गिरी हुई तरपाल उठा दी थी। जीप अभी पूरे तौर पर रुकी नहीं थी कि कुलसूम ने बाहर छलांग लगा दी। मैंने तरपाल दोबारा गिरा दी। जीप के रुकते ही मेरा गाइड अगली सीट से उतरकर पीछे आया और तरपाल उठाकर बोला, आ जाओ। फिर तरपाल का कोना ऊपर उठाकर ताज्जुब से बोला, मैंने इसका बक्सुआ बंद किया था, ये किसने खोल दिया? मैंने जीप से बाहर निकलते हुए कहा, मैंने खोला था, आखिर मुझे बाहर भी तो निकलना था। उसने आहिस्ता से यूं ही सर हिला दिया जैसे कह रहा हो कि तुम्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। वो एक खेत के किनारे चलने लगा। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। जाहिर है मेरे पीछे पीछे मुनासिब फासले पर कुलसूम भी चली आ रही थी। वो अंधेरे में थी और दो एक बार गर्दन मोड़कर देखने में भी मुझे दिखाई न दी। पगडंडी पर उगी हुई शबनमी घास से मेरी शलवार के पांचे भीग गए थे। आगे जाकर खेत खत्म हो गए और बंजर इलाका शुरू हो गया। बॉर्डर एरिया था। मैं इस किस्म के सरहदी इलाके से खूब मानूस था। अगरचे वो इलाका नहीं था जहाँ से कभी मैं करोंडिये स्मगलर के हमरा बॉर्डर क्रॉस किया करता था, लेकिन ये उससे मुल्हिका इलाका था। उस वक्त मुझे एक ही तशवीश थी कि कहीं कुलसूम हमारा सुराग न खो दे। खुली जगह पर सर्दी ज्यादा महसूस हो रही थी। मेरा साथी आगे आगे चला जा रहा था। वो कोई बात नहीं कर रहा था। मेरे लिए भी उसकी खामोशी ही मुफीद थी। मुझे मालूम था कि वो खुद बॉर्डर क्रॉस नहीं करवाएगा, बल्कि किसी ऐसे स्मगलर के हवाले करेगा जो भारतीय बॉर्डर पुलिस के साथ मिले होते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं। मैं उसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। कुछ फासले पर अंधेरे में एक कोठरी नजर आ गई। मेरे गाइड ने मुझे वहीं रुकने का इशारा किया और खुद कोठरी की तरफ चला गया। उसके जाते ही मैंने अंधेरे में मुड़कर देखा। एक इंसानी साया तारीकी में सरकंडों के पास खड़ा था। ये कुलसूम थी। वो सूरत हाल की नजाकत को पूरी तरह समझकर अमल कर रही थी। मुझे रुकता और मेरे गाइड को कोठरी की तरफ जाता देखकर वो भी रुक गई थी। कोई 5 मिनट बाद जासूस वापस आ गया। कहने लगा, सामने वाली कोठरी में 2 सिख बैठे हैं। उन्हें तुम्हारे बारे में बता दिया गया है। वो तुम्हें अपनी हिफाजत में बॉर्डर क्रॉस करवा कर पाकिस्तान पहुंचा देंगे। ये कहकर वो मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर तेज तेज कदमों से चलता अंधेरे में गायब हो गया। मैं सरकंडों की ओट में हो गया। मुझे कुलसूम का इंतजार था और उसे साथ लेकर स्मगलरों की कोठरी में जाना चाहता था। कुलसूम मेरे गाइड को वापस जाते देखकर मेरे करीब आ गई। मैंने उसे हिदायत की कि मेरे साथ रहे और थोड़ी देर के लिए मेरी बीवी जोगिंदर बनी रहे। ये बात मेरी स्कीम में शामिल थी। मुझे मालूम था कि भारतीय पंजाब में सिख औरतें भी शलवार कमीज पहनती हैं। मुझे स्मगलरों के लालची मिजाज का भी तजुर्बा था। चुनाचे मैंने 1000 रुपए के नोट अपने पास रख लिए थे। कुलसूम ने सहमी हुई आवाज में कहा, आप जिस तरह कहेंगे वैसे ही करूंगी। मैंने उसे हिदायत की कि वो ज्यादा बात न करे, खामोश रहे, मैं बात करूंगा। कुलसूम का मामला भारतीय इंटेलिजेंस वालों के सामने पेश करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, जबकि स्मगलरों को रुपए का लालच देकर राजी कर सकता था। खतरा इसमें भी था, लेकिन इस खतरे से मैं निमट सकता था। मैं कुलसूम को साथ लेकर कोठरी की तरफ बढ़ गया। ये एक कच्चा सा कोठा था जिसका दरवाजा नीमवा था। अंदर लैंप की रोशनी फैली थी। मैंने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक देकर कहा, मैं कर्नल मनी हूँ। मेरा फौजी गाइड अंदर बैठे स्मगलरों को मेरे बारे में यही नाम बताकर गया था। अंदर से आवाज आई, आ जाओ जवान। मैं कुलसूम को लेकर कोठरी में दाखिल हो गया। बाहर ठंड थी मगर कोठरी का माहौल नीम गर्म था। फजा में देसी दारू की बू फैली हुई थी। 2 मोटे ताजे सिख आमने सामने चारपाइयों पर खेस ओढ़े बैठे हुए थे। दरमियान में खोखे पर तांबे के गिलास पड़े थे। एक लैंप चल रहा था। उन्होंने मेरे साथ कुलसूम को देखा तो उसे देखते ही रह गए। एक पहलवान किस्म के सिख ने अपनी मूछों को मरोड़ते हुए पंजाबी में कहा, कर्नल साहब, NUV स्मगल करना है। मैंने कहा, ये मेरी बीवी जोगिंदर कौर है। 2 दिन हुए जालिंधर से हमारे सिख भाइयों का एक जत्था पाकिस्तान ननकाना साहब की यात्रा के लिए गया था। मेरी बीवी जोगिंदर कौर का नाम भी उस जत्थे में शामिल था, मगर ऐन वक्त पर यह पीछे रह गई और रेलवे स्टेशन पर न पहुंच सकी। अब ये उसी दिन से अमृतसर में बैठी रो रही थी कि मुझे ननकाना साहब ले चलो। चुनाचे मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ। इसे लाहौर से ननकाना साहब वाली गाड़ी में बिठा दूंगा। ये खुद ही जत्थे के साथ वापस अमृतसर आ जाएगी। मैंने इतनी तेजी से ये मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि सिख मेरा मुंह तकते रह गए। दूसरा सिख बोला, लेकिन कर्नल साहब, हमें तो सिर्फ आपको बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए कहा गया है, आपकी बीवी को नहीं। मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा कि मुझे मालूम है, मगर मैं आपकी खिदमत कर दूंगा। मैंने जेब से कुछ नोट निकालकर सिख के आगे रख दिए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर पहलवान सिख बोला, ये रुपए कम है, हमें दुगना खतरा मोल लेना पड़ेगा। मैंने कहा, तुम मुझे कोई सौदा दे दो, मैं पाकिस्तान जाकर तुम्हारे किसी
आदमी को पहुंचा दूंगा, तुम्हारी रकम वहां महफूज हो जाएगी। मैं खूब जानता था कि ये स्मगलर ऐसा ही काम करते हैं, अगर खुद फेरा ना लगाएं तो माल किसी के हाथ भेज देते हैं और फिर किसी रोज खुद जाकर रकम वसूल कर लेते हैं। यूं वो बॉर्डर क्रॉस करने के खतरे से भी महफूज रहते हैं। ये बात पहलवान सिख की अक्ल में आ गई। उसने मूछें मरोड़ कर कहा, ठीक है जवान, हमारा माल लेकर रेलवे स्टेशन के पास बरकत होटल वाले को दे देना। उसने उठकर अलमारी में से प्लास्टिक का एक थैला निकाला जिसमें कपड़े की 2 थैलियां बंद थी। इनमें कस्तूरी और जाफरान है। फिर उसने मुझे बरकत होटल वाले का पता बता दिया। कुलसुम चादर में मुंह सर ढांपे खामोशी से मेरे साथ चारपाई पर बैठी थी। मैंने प्लास्टिक का थैला अपने पास रख लिया और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी अमानत बाहिफाजत पहुंचा दी जाएगी। ये स्मगलर वैसे भी किसी हद तक मुझसे दबे हुए थे क्योंकि मैं इंटेलिजेंस का आदमी था और फौज का खुफिया महकमा मुझे उनकी वसातत से खुद पाकिस्तान स्मगल करवा रहा था। एक सिख तो वहीं बैठा रहा, दूसरा पहलवान टाइप का सिख मेरे वहां पहुंचने के कोई निस्फ घंटे बाद उठा और मुझे और कुलसुम को लेकर बॉर्डर पार करवाने के लिए चल पड़ा। हमारे चारों तरफ हू का सा आलम तारी था। रास्ते में कहीं खेत आ जाते और कहीं वीराना शुरू हो जाता। उस इलाके से मैंने पहले कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था। पहलवान सिख आगे आगे चल रहा था। एक जगह वो मेरी तरफ देखकर बोला, कर्नल साहब, तुम इतनी छोटी उम्र में कर्नल कैसे बन गए? फिर तुमने मुसलमानों वाली शक्ल बना रखी है। मैंने कोई जवाब न दिया। वो खुद ही चलते चलते थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, माफ करना महाराज, ये तुम्हारा सरकारी मामला है। मैं फिर भी खामोश रहा। हम एक खुश्क नाले में से गुजर कर ऊपर आए तो सामने दरख्तों में 2-4 उभरी हुई ढेरियां सी दिखाई दी। सिख स्मगलर रुक गया और ढेरियों की तरफ इशारा करके बोला, ये अपनी फौज के मोर्चे हैं, ये लोग मुझे जानते हैं, इन्हें तुम्हारी इत्तला मिल चुकी है। मैं जाकर उनसे बात करता हूँ क्योंकि आगे पाकिस्तान का बॉर्डर है। वो झुककर चलता हुआ एक मोर्चे की तरफ बढ़ गया। कुलसुम मेरे करीब खड़ी हो गई। मैंने महसूस किया कि उसका जिस्म कांप रहा है। ये सर्दी की वजह से नहीं बल्कि मौत के खौफ की वजह से था। कुलसुम ने मुझसे पूछा कि उस स्मगलर ने ये क्यों कहा था कि ये एक सरकारी मामला है। मैंने कुलसुम को अपने बारे में ना हकीकत बताई थी और ना ही बताना चाहता था। सिख स्मगलर की हिमाकत के बायस उस पर किसी हद तक बात खुल गई थी। मैंने फौरन ये कहकर उसका जहन साफ कर दिया कि ये स्मगलर इंडियन फौजियों और इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस से भी मिले होते हैं। मैंने इंडियन इंटेलिजेंस वालों को भी रिश्वत दे रखी है। कुलसुम खामोश हो गई। चंद लम्हे बाद पहलवान सिख स्मगलर झुका झुका वापस आया और बोला, मोर्चे के बाएं जाने 15 फुट के फासले पर जाकर जमीन पर बैठ जाना, बस बाकी काम वहाँ का हवालदार गंगा प्रसाद खुद करेगा। ये कहकर वो सिख स्मगलर वापस चला गया। मैंने कुलसुम को साथ लिया और अंधेरे में फूंक फूंक कर कदम उठाता मोर्चे से जरा हट कर आगे बढ़ने लगा। जहाँ जमीन पर सख्त घास उगी हुई थी जो शबनम में गीले कांटों की तरह लग रही थी। स्मगलर की हिदायत के मुताबिक मैं कुलसुम के साथ भारतीय मोर्चे से कोई 15 फुट दूर होकर बैठ गया। चारों तरफ मौत का सन्नाटा था। मोर्चे की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दूर किसी जीप के गुजरने की आवाज सुनाई दी। ये पाकिस्तान या इंडिया की गश्ती पार्टी थी जो रात के वक्त सरहद के साथ साथ घूम रही थी। जब ये आवाज दूर जाकर गायब हो गई तो मुझे मोर्चे में से एक इंसानी साया अपनी तरफ आता दिखाई दिया। ये हवालदार गंगा प्रसाद था। उसने खिलते हुए सब्ज रंग की वर्दी पहन रखी थी। उसके कांधे से राइफल लटक रही थी। करीब आकर वो भी जमीन पर बैठ गया। अंधेरे में उसकी प्याजी आंखें किसी खूंखार बिल्ले की आंखों की तरह चमक रही थी। कर्नल साहब, रास्ता साफ है। पेट्रोल पार्टी दूर निकल चुकी है। सामने जो आधे फरलांग का मैदान है उसे भाग कर पार कर जाओ, आगे पाकिस्तान शुरू हो जाएगा। एक ऊंचा टीला आएगा, उसके साथ खुश्क दरिया शुरू हो जाता है। वो बात करते करते अचानक रुक गया। उसने गर्दन एक तरफ करके मेरे पीछे गठड़ी बनी कुलसुम को देखा और पूछा, ये कौन है? मेरा ख्याल था कि सिख स्मगलर ने कुलसुम के बारे में उसे बताया होगा, मगर उसने ऐसा नहीं किया था। जब मैंने हवालदार गंगा प्रसाद को बताया कि ये मेरी बीवी जोगिंदर कौर है और ननकाना साहब वाले जत्थे से रह गई है, ये जत्थे के साथ अपने आप वापस आ जाएगी। हवालदार की गर्दन तन गई। हमें 2 आदमियों को नहीं, एक आदमी को बॉर्डर क्रॉस कराने का ऑर्डर मिला है। हमें सूबेदार साहब को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। सूबेदार को रिपोर्ट करने का मतलब ये था कि मेरा राज तश्तसबाम हो जाएगा, सारे किए कराए पर पानी फिर जाता और मैं अलग गिरफ्तार हो जाता। मैंने थैला रख कर दबी जबान में हवालदार से कहा, इसमें से उसको भी हिस्सा मिलेगा। वो बोला, हमें सूबेदार साहब को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। हम रिपोर्ट करने जाता है, तुम इधर ही ठहरेगा। वो हरियाणा का जांगली था। फौरन अपने सूबेदार को रिपोर्ट करने के लिए मुड़ा। मोर्चा वहां से 15-20 फुट के फासले पर था, मगर हमारी तरफ मोर्चे की पुश्त थी और वहां गहरी खामोशी और अंधेरा था। मैंने सूरत हाल का जायजा लिया और फैसला कर लिया कि मुझे क्या करना है। हवालदार यूं ही घूमा, मैं अपनी जगह से बगैर आवाज के उछला और दूसरे ही लम्हे हवालदार जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी गर्दन मेरे आहनी पंजों में जकड़ी हुई थी। सिर्फ एक बार खरखर की आवाज आई। उसने मेरी गिरफ्त से निकलने के लिए अपने जिस्म को पूरी ताकत से उछाला, लेकिन उसकी गर्दन मेरी गिरफ्त से न निकल सकी। दूसरे ही लम्हे वो बेजान हो चुका था। कुलसुम थर-थर कांप रही थी। मैंने हवालदार की लाश पीछे घसीट ली और कुलसुम को पीछे आने का इशारा किया। हवालदार की राइफल मेरे कांधे से लटक रही थी और मैं उसे झुककर अंधेरे में घसीटता निस्फ फरलांग का बॉर्डर एरिया क्रॉस कर रहा था। कुलसुम मेरे पीछे तेज तेज दौड़ रही थी। मैं जितनी तेजी से चल सकता था लाश लेकर वहां से निकल गया। दूसरी जानिब सफेद रंग
की छोटी छोटी बुर्जियां बनी हुई थी। ये पाकिस्तानी बॉर्डर की लकीर थी। हम पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर गए। सामने टीला आ गया। उसके पहलू में दरिया था जिसका पार्ट खुश्क था। ये रावी था। मैं हवालदार की लाश घसीटते हुए थक गया था। यहाँ कहीं न कहीं पाकिस्तानी मोर्चे भी हो सकते थे, मगर मुझे ऐसी जगह से सरहद पार कराई गई थी जो पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स के दो मोर्चों के दरमियान वाक़ थी। दरिया में टीले के साए में किनारे किनारे सरकंडे उगे हुए थे। लाश को काफी आगे ले जाकर मैं रेत पर लेट गया। कुलसूम भी मेरे साथ ही सिमट कर बैठ गई और बोली, ये आपने क्या किया? इस लाश को कहाँ ले जाएंगे? मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया। फिर हवालदार की राइफल से सरकंडों के करीब ही दरिया की गीली और नर्म रेतली जमीन खोद कर एक गड्ढा बनाया और लाश उसमें डालकर रेत से गड्ढा पुर कर दिया। मैं हवालदार की लाश को भारतीय बॉर्डर के एरिया में नहीं छोड़ना चाहता था। जाहिर है उसकी कंपनी के आदमियों को उसकी लाश मिल जाती और मोर्चे में सब इसी नतीजे पर पहुंचते कि उसे मैंने हलाक किया है। ये बड़ी खतरनाक बात होती। चुनाचे मैंने लाश को पाकिस्तानी इलाके में दफन कर दिया। जब दरिया में पानी आएगा तो लाश बहकर आगे निकल जाएगी। अगर जंगली दरिंदों ने लाश को बाहर भी खींच लिया तो भी पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स वाले यही समझेंगे कि ये इंडियन हवालदार गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी सरहद में दाखिल हो गया था और इसी वजह से मारा गया है। मैंने कुलसुम को साथ लिया और दरिया के ऊंचे किनारे की ओट में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आसमान सितारों से भरा हुआ था। सर्दी खूब पड़ रही थी। आसमान के मशरकी किनारों पर नीली रोशनी का गुबार उभरना शुरू हो गया था। गोया रात ढल रही थी और पौ फटने वाली थी। मेरे एक हाथ में जाफरान और कस्तूरी वाला थैला था। अपनी कराकली टोपी मैंने बगल में दबा रखी थी। जब हम काफी आगे जाकर दरिया के खुश्क पार्ट से निकलकर किनारे के सरकंडों में पहुंचे तो मैंने टोपी पहन ली। अब हम पाकिस्तान की सरजमीन पर थे। मैंने कुलसुम को भी तसल्ली दी कि हम अपने वतन अजीज में पहुंच चुके हैं, मगर वो अभी तक घबराई हुई थी और उससे बात नहीं हो रही थी। हिंदू हवालदार के कहने के मुताबिक आगे जो कच्ची सड़क शुरू हुई थी वो लाहौर छावनी की तरफ जाती थी। एक जानिब से किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। मैंने कुलसुम को सरकंडों की ओट में खींच लिया। एक फौजी ट्रक गर्द के बादल उड़ाता हमारे करीब से गुजर गया। दफतन दूर किसी गांव की मस्जिद से सुबह की आजान बुलंद हुई। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। कुलसुम किबला रूह होकर जमीन पर बैठ गई। उसने खुदा के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। मैंने उसे उठाना चाहा तो वो सिसकियां भरने लगी। उसे अपने माँ बाप याद आ रहे थे जिनकी लाशें बांग्लादेश के किसी नाले में फेंक दी गई थी। हिंदू हवालदार ने ठीक कहा था। कुछ दूर मगरिब की तरफ चलने के बाद हम कच्ची सड़क पर निकल आए। मैंने उस सड़क को पहचान लिया। दोनों जानिब शीशम के दरख्त थे। 2 मंजिला बस हमारे करीब से होकर बॉर्डर वाले आखिरी स्टॉप की तरफ चली गई। एक छकड़ा लाहौर की तरफ जा रहा था जिस पर गोभी लदी हुई थी। कुलसुम ने कहा कि वो थक गई है। वो एक जगह दरख्त के नीचे बैठ गई। मैं 2 मंजिला बस की वापसी का इंतजार करने लगा, लेकिन बस के आने से पहले सड़क पर दिन की धुंधली रोशनी में एक खाली छकड़ा आ गया। मैंने उसे रोक लिया। वो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। मैंने उसे 20 रुपए दिए और कुलसुम के साथ छकड़े में बैठ गया। मैंने छकड़े वाले से सुकूत ढाका के बारे में बात की तो वो फट पड़ा। हमें तो लीडरों ने मरवा दिया, वरना हमारी फौज बहादुरी से लड़ी है। सुकूत ढाका का जख्म ताजा ताजा था। छकड़े वाले पाकिस्तानी के दिल का दर्द सारे पाकिस्तान के दिल का दर्द था। उस मेहनत कश की आवाज सारी कौम की आवाज और सारी कौम का रद्द अमल था। जूं जूं छकड़ा शहर की फजाओं में दाखिल हो रहा था और दिन निकल रहा था, रौनक बढ़ती जा रही थी। लाहौर की फजा मुझे बुझी बुझी सी और उदास लगी। उसकी वजह जाहिर थी। छकड़ा लाहौर रेलवे स्टेशन के अल्लामा इकबाल रोड वाले एक अड्डे पर रुक गया, जहाँ पहले से ही बहुत से खाली छकड़े खड़े थे। मैंने कुलसुम को सहारा देकर उतारा। एक लंबी मुद्दत के बाद मैं अपने शहर लाहौर आया था। मेरा हुलिया ये था कि मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी थी तो सर पर जिनाह कैप और पाँव में पिशावरी चप्पल थी। शलवार कमीज पर मैल खोरे रंग की चादर ली हुई थी। मैं शक्ल सूरत से एक मुदब्बर किस्म का स्कूल टीचर लग रहा था। मैंने अपने आप को अपने माँ बाप के बारे में पहले भी नहीं बताया था और अब भी नहीं बताऊंगा। मैं इस बात का तज़किरा भी पसंद नहीं करता कि मैं अपनी मौत की मुहिम से वापस लाहौर आकर अपने घर वालों से मिला या नहीं। ताहम लाहौर की फजा में मुझे एक तरह की अपनायत और सुकून का एहसास हो रहा था। कुलसुम के चेहरे से भी इत्मीनान झलकने लगा। मैं उसे उसके माँ बाप के घर फैसलाबाद ले जाना चाहता था। उसने कहा, यहाँ लाहौर के वसनपुरे में मेरी एक खाला का घर है, मुझे वहाँ पहुँचा दो। कुलसुम की खाला का घर वसनपुरे की एक तंग गली में था। कुलसुम को देखकर पहले तो उसकी खाला सकते में रह गई, फिर चीख मार कर उसे गले लगा लिया। जब उसे पता चला कि ढाका में सब शहीद हो गए हैं तो घर भर में कोहराम मच गया। मैं इस चीखो पुकार से फायदा उठाते हुए वहाँ से खिसक आया। बहरहाल इतना जरूर बता देना चाहता हूँ कि वहाँ से मैं अपने घर चला गया। घर वालों को अपने बारे में क्या बताया, दोस्तों के आगे क्या कहानी बयान की, फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ का क्या जवाब पेश किया, ये मैं नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ 2 दिन अपने घर वालों के पास रहा और फिर एक रात कराची जाने का बहाना बनाकर इंटरनेशनल होटल में आ गया। एक गम बुरी तरह खाया जा रहा था। मुझे इंडियन जासूस के भेस में लाहौर में किताबों की एक दुकान खुलवा कर दी जाने वाली थी और लाहौर में मेरे वालिदैन और दोस्त अहबाब भी
भी थे। ये बात कतई नामुमकिन थी कि मैं लाहौर में कोई कारोबार करूं और मेरी जान पहचान वाले मुझे मिलने ना आए। मैं असल में कौन हूं? मैं कर्नल गुरमीत सिंह से नहीं कह सकता था कि मुझे लाहौर में रहना पसंद नहीं, क्योंकि मेरी पसंद नापसंद की कोई हैसियत ही नहीं थी। अब लाहौर पहुंचकर मैं इस इंतजार में था कि जासूस मुझसे मिले और मैं उससे ये बहाना करूं कि लाहौर का पानी मुझे मुवाफिक नहीं आया, इसलिए मुझे पिंडी में दुकान खुलवा दी जाए। मेरे पास बड़ी खतरनाक अहमियत की अशिया थी। मैंने कोड बुक, ट्रांसमीटर और V2 गोलियां एक कपड़े में लपेट कर बनियान के नीचे अपने कमर के गिर्द बांध रखी थी। लेकिन रात को होटल के कमरे में लेटे लेटे मुझे ख्याल आया कि कम से कम जहरीला सिगार जरूर अपनी जेब में निकाल कर रख लेना चाहिए, किसी वक्त भी खतरा पेश आ सकता है। मुझे मालूम नहीं था कि पाकिस्तान में और खास तौर पर लाहौर में भारत के कितने जासूस हैं और कौन कौन मेरी निगरानी कर रहा है। अगर उन्हें किसी जरिए से ये मालूम हो गया कि मैं हकीकत में लाहौर का बाशिंदा हूँ और पाकिस्तानी मुसलमान हूँ तो वो मुझे हलाक करने में जरा सा भी तौक़ुफ़ नहीं करेंगे। चुनाचे मैंने एक सिगार निकाल कर जेब में रख लिया। मुझे ये सोचकर हंसी आई कि मैं पाकिस्तान में भारतीय जासूस की हैसियत से दाखिल हुआ हूँ। बज़ाहिर मैं बड़ा खतरनाक और अहम तरीन भारतीय जासूस था, लेकिन हकीकत में मुझे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के सरबराह या इदारे के किसी जिम्मेदार रुकन से खुफिया तौर पर मिलकर पाकिस्तान में मसरूफ़ अमल भारतीय जासूसों के बारे में मालूमात फराहम करनी थी, ताकि पाकिस्तान दुश्मन अनासिर का कला कमा हो सके। पाकिस्तान में भारत के कई जासूस काम कर रहे थे, लेकिन मुझे इंडियन इंटेलिजेंस की तरफ से भारत के स्पाई मास्टर जगदीश से मिलने की हिदायत की गई थी, जो गुज़श्ता 10 साल से फैसलाबाद में मास्टर फिरोजदीन के नाम से घड़ी साज की दुकान चला रहा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे दूसरे भारतीय जासूसों की निशानदही करवा सकती थी, मगर मैं उस जासूस को इस किस्म के हालात पैदा करके पकड़वाना चाहता था कि इंडियन इंटेलिजेंस को मुझ पर जरा सा भी शक न हो, बल्कि मैं चाहता था कि उसके साथ मैं भी पकड़ा जाऊं और बाद में पाकिस्तानी पुलिस के ताउन से फरार हो जाऊं। ये काम पेचीदा और गौर तलब था। इलावा अजीम मुझे पाकिस्तान में ऐसे अनासिर से भी मुतल्लिका महकमे को खबरदार करना था जिन्हें भारतीय हुकूमत अपने जासूसों के जरिए मुल्क दुश्मन लिटरेचर और रुपया पैसा फराहम कर रही थी। यकीनन ये वो हिंदू अनासिर थे जो सिंध में पाकिस्तानी बनकर कारोबार कर रहे थे। जिन 4 सियासतदानों के बारे में मुझे बताया गया था वो पहले पाकिस्तान से अलहदगी की तहरीक में पेश थे, लेकिन अब पाकिस्तान का इस्तेकाम और यकजहती की बातें करने लगे थे। और जिन्हें मुझे V2 गोलियां खिलानी थी उनके बारे में मैं तय कर चुका था कि उनके करीब जरूर पहुंचूंगा, मगर उन्हें ख्यालात उलट देने वाली गोलियां नहीं खिलाऊंगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अगर इंडियन इंटेलिजेंस ने मुझसे पूछा कि पाकिस्तानी सियासतदान पाकिस्तान से अलहदगी की बात क्यों नहीं कर रहे, तो कह दूंगा कि मैंने चारों की चारों गोलियां खिला दी हैं। हो सकता है V2 गोलियों का असर न रहा हो। ये मेरे ख्यालात और अज़ाइम थे। आगे जो कुछ होने वाला था, जिस किस्म के हालात पेश आने वाले थे, उनसे बेखबर था और मैं उनसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार था, क्योंकि ये मेरे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत का सवाल था और इसके लिए मैं अपनी जान ही कुर्बान नहीं कर सकता था, बल्कि दूसरों की जान भी ले सकता था। होटल इंटरनेशनल में मुझे तीसरा रोज था कि मैं दोपहर का खाना खाकर सिगरेट खरीदने नीचे लॉबी में आया। सिगरेट का एक पैकेट खरीदा, एक सिगरेट सुलगाया और माल रोड पर निकल आया। गुलाबी जाड़े का मौसम था, बड़ी खुशगवार फजा थी। आसमान पर कहीं कहीं बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। मैं सिगरेट का लुत्फ उठाता नहर के पुल पर से उतरकर किनारे किनारे बागबानपुरा की जानिब चल दिया। मुझे यकीन था कि कोई ना कोई भारतीय जासूस मेरी निगरानी कर रहा है। चुनाचे बहुत जल्द उस जात शरीफ से मुलाकात हो गई। अभी मियां मीर साहब वाला नहर का पुल काफी दूर था कि बाएं जानिब के दरख्तों में से एक मजजूब सा पतला आदमी निकल कर मेरे सामने आ गया। उसके गले में रंग बिरंग मनकों की मालाएं थी, दाढ़ी लंबी थी। वो मेरे पहलू में आहिस्ता आहिस्ता धमाल डालता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसने रक्स करते हुए मेरी तरफ गर्दन झुकाकर पाम ऑयल कहा तो मैं रुक गया और आहिस्ता से कहा, मिशन पाम ऑयल नारुमनी। मेरे होठों से इन अल्फाज का निकलना था कि मजजूब ने रक्स करते हुए मेरे गिर्द एक चक्कर लगाया और बोला, बेटा जहाँ बैठ जाओ, तुम बड़े खुशकिस्मत हो, हम तुम्हारा हाथ देखेंगे। एक कार हमारे करीब से गुजर गई। 3 आदमी जो माली लगते थे भारतीय जासूस को मजजूब समझकर हमारे करीब आकर रुक गए। भारतीय जासूस ने मजजूबों की तरह ईंट उठा ली और याहू हक का नारा लगाकर कहा, भाग जाओ नहीं तो जला डालूंगा। वो तीनों भाग गए तो भारतीय जासूस मुझे लेकर नहर के किनारे घास पर मोरपंख के पौधे के पास बैठ गया और मेरा हाथ देखते हुए बोला, कर्नल मनी, नए हुक्म के मुताबिक तुम्हें कल दिन के 10 बजे रावलपिंडी पहुंचकर रिपोर्ट करनी होगी। रावलपिंडी स्टेशन पर 3rd क्लास के मुसाफिर खाने में तुम्हें चाय के एक स्टॉल पर एक आदमी चाय पीता मिलेगा। उसके गले में सुर्ख रुमाल बंधा होगा। तुम्हें अगला प्रोग्राम वही बताएगा। इतना कहकर वो याहू या हक का नारा लगाता हुआ उठा और धमाल डालता सड़क से उतरकर दरख्तों की तरफ चल दिया। मैं वापस अपने होटल आ गया। अगले रोज 10 बजे मुझे रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मौजूद होना था। मैं रात की बस पकड़कर सुबह पिंडी पहुंच सकता था। इस नए ऑर्डर से मुझे एक गोना इत्मीनान हुआ कि मेरा दायरा कार लाहौर की बजाय रावलपिंडी मुतय्यन किया जा रहा है, जहां मुझे कोई नहीं जानता। वक्त जाया करने की बजाय मैंने ब्रीफकेस उठाया, होटल का बिल अदा किया और सीधा रेलवे स्टेशन पर आ गया, जहां से एक वैगन पकड़ी और रावलपिंडी की तरफ रवाना हो गया। रात के 9:30 बजे रावलपिंडी पहुंचकर सदर के एक होटल में कमरा लिया, मुंह हाथ धोकर खाना खाया और सो गया।